तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज माशुदन बटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में अपना जो बिजनेस सर्विसेज आई थिंक स्टार्ट हुआ था आपका, वो ऑलमोस्ट ओवर है। एक आधा टॉपिक बचा हुआ है उसमें, वेयर हाउसिंग का टॉपिक आज हम करेंगे, राइट। ऑलरेडी आपने बैंकिंग का ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली है जो जो उसमें आ रही हैं। आज हम वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है कितना, क्या है, कितने तरह के होते हैं वेयर हाउसिंग, राइट। और क्या क्या फंक्शन होता है वेयर हाउसिंग का, क्यों कॉन्सेप्ट लाया गया है वेयर हाउसिंग का इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जब आप कर रहे हो, ठीक है। तो डायरेक्टली हम स्क्रीन पे आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या है, ठीक है। देखो, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इसका पहले, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। तो देखो, थोड़ा सा इसमें वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को करने से पहले थोड़ा सा आपको ये समझाया दो कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। एक प्रोडक्ट की मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट मेरा जब मैं बना रहा हूँ ऑन द स्पॉट रियल टाइम पे सेल हो जाए, राइट। रियल टाइम मतलब मान लो मेरा प्रोडक्ट अभी बन के तैयार हुआ आज, ठीक है। आज अगर ये बन के तैयार हुआ तो ऐसा नहीं है कि ये आज ही सेल हो जाएगा, राइट। हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, कभी भी ये सेल अकॉर्डिंगली हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को वेयर हाउस मेरी क्या हेल्प करता है, एक तो मेरे पास ये तरीका है कि भाई जब मैं बनाऊं प्रोडक्ट उसी टाइम इसे निकाल दूं। एक तो ये तरीका है, ये जनरली होता है पेरिशेबल गुड्स के केस में, ठीक है। पेरिशेबल मतलब जिनकी लाइफ ही 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन इस तरीके की होती है। जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया आपका, कर्ड हो गया आपकी, पनीर एंड ऑल। जो शॉर्टर ड्यूरेशन होती है उसमें आप ये कर सकते हो कि भाई आपने बनाया, एक आधा दिन के लिए स्टोर करा एंड देन आपने उसे निकालना है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, राइट। बट जनरली क्या होता है, जनरली जब आप गुड्स बना रहे हो, जब जनरली फॉर एग्जांपल आप अपना वॉच का सेगमेंट है आपका, राइट। या मान लो आप शू मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो कुछ भी इस तरीके के गुड्स आप बना रहे हो जो पेरिशेबल इन नेचर नहीं है, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, उनके लिए जो पेरिशेबल रहेंगे ना, इनके लिए हम कोल्ड स्टोरेज रखते हैं, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज रखते हैं और जनरली इनकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ नॉर्मली 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस कोल्ड स्टोरेज में इसको अकॉर्डिंगली रख देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ वेयर हाउसिंग की, तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लो मैं शू मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, ठीक है। शू मैन्युफैक्चरिंग जब मैं कर रहा हूँ तो भाई मैंने बल्क लॉट में बना दिया, ठीक है। मेरा जो लॉट है बल्क लॉट में ऑलरेडी बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने बना दिया तो ये सेल भी हो जाएगा सेम टाइम पे। अब मैंने बना के इसको रखना है कहीं, राइट। इसको कहाँ पे रखना है, कहीं रखना है, ठीक है। ताकि एक स्पेसिफिक कंडीशन में इसको रखना होगा मुझे, ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन मतलब जो भी इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो खराब ना हो, ठीक है। कोई वहां पे पर्टिकुलरली अगर बात करो, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके वहां पे खराब कर रहा है उस पर्टिकुलर सिनेरियो को, चाहे वो कीड़े हो, इंसेक्ट्स हो वगैरह, ये सारी चीजें मेरे को टेक केयर करनी होती है अपने वेयर हाउसिंग में। तो वेयर हाउसिंग का मतलब सिंपल ये हो गया, व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर माय गुड्स, राइट। जब मैं क्रिएट कर रहा हूं अपने गुड्स के लिए स्पेस, ताकि जब तक वो सेल नहीं होते तब तक वो इस वेयर हाउस में पड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैन्युफैक्चर कर दिए, अब मैन्युफैक्चर से लेके जब तक ये सेल हो रहे हैं, ये जो गैप वाला टाइम है, ये जो गैप टाइम है, इस गैप टाइम में मेरे जो गुड्स है कहां पड़े हैं, वेयर हाउस में सेफली पड़े होने चाहिए। तो वो वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट है। एक मेरा मान लो एक फैक्ट्री है, मेरा एक जगह माल बन रहा है, प्लांट ए में माल बन रहा है, माल बन के जब तैयार हो जाता है तो मैं अपने वेयर हाउस में वो डाल देता हूँ, ठीक है। आपने जनरली सुना भी हो, तो वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट वहां से जन्म हुआ। और इसका जन्म भी इसलिए हुआ है कि मैं हर गुड्स ऐसा नहीं कर सकता फटाफट बनाऊं और बेच दूं, राइट। ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे को स्टोरेज के लिए उसको चाहिए होता है। स्टोरेज अगर मैं करवा रहा हूं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेयर हाउस होते हैं, वो हम देखेंगे। बट ओवरऑल वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई अगर मेरा गुड्स आज बन गया तो जरूरी नहीं है कि वो आज ही सेल हो जाएगा। मेरे को उसको एक कंट्रोल्ड कंडीशन में रखना होगा, ताकि वो गुड्स सेफ रहे टिल द टाइम वो कस्टमर के पास पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये एक सेफर, आप ये समझ लो, ये लॉकर है मेरे गुड्स का, राइट। जब आप बैंक में लॉकर लेते हो तो लॉकर में आप सेफ्टी में अपना जो भी आप कंटेंट है आपका, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कुछ पेपर्स है, वट एवर इट इज, आप रखते हो, ठीक है। एक लॉकर लेते हो सेफ, तो उसी की तरह ये वेयर हाउसिंग भी काम करता है। अब हम देखेंगे कि इस वेयर हाउसिंग पर्टिकुलरली, अभी समझ आ गया मोटे मोटे तौर पे सर वेयर हाउसिंग क्या होता है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि भाई वेयर हाउसिंग कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इसके तरीके होते होंगे, कुछ तरीके के होते होंगे वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो वो कितने तरह के वेयर हाउसिंग होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला हो गया प्राइवेट वेयर हाउसिंग। ये जनरली प्राइवेट वेयर हाउसिंग क्या मतलब है, मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, मुझे पता है यार मेरा बल्क में माल बनता है, ठीक है। मुझे वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, कंपल्शन है, पड़नी ही पड़नी है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास इतना फंड है कि मैंने अपना एक प्राइवेट जो है वेयर हाउस जो है यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट में रख लिया, ठीक है। तो मेरा जो भी गुड्स होगा जो यहाँ पे है बन जाएगा, मतलब रख लूंगा मैं यहाँ पे। जब निकलना होगा वेयर हाउस से निकाला गुड्स, निकाल के कस्टमर को सेल आउट कर दिया। ये जनरली लार्ज स्केल में जब मेरी प्रोडक्शन हो रही है, या लार्ज स्केल का मतलब मैं अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू अर्न कर रहा हूं, मेरे को फाइनेंशियल की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं प्राइवेट वेयर हाउस को ओन कर सकता हूं। यहां पे मैं बाहर वालों के गुड्स अलाउ नहीं करूंगा,
ओनली मेरे जो गुड्स रहेंगे या मेरा जो रॉ मटेरियल रहेगा वो ही यहाँ पे रखा जाएगा, बाहर वालों का अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाम सजेस्टेड है, प्राइवेट वेयर हाउस है ये, ठीक है। इस पे जो भी खर्चा है, इसका जो भी रेंट है, इसकी जो भी मेंटेनेंस है, वो मैं खुद कर रहा हूं, राइट, अपने गुड्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुड्स इतने बल्क में आ रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली मैं उसको प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला केस जो टाइप आ गया वो आ गया आपका प्राइवेट वेयर हाउसिंग का, ठीक है। तो कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी प्राइवेट वेयर हाउसिंग क्या है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है ऑपरेटिंग अ प्राइवेट वेयर हाउस। भाई बेनिफिट ये है, जब चाहे मैं गुड्स जो है अपना निकाल सकता हूँ, सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे अकॉर्डिंगली। अब देखो, इट कंप्लीटली एलिमिनेट द नीड ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक तो है, कस्टमर तक पहुंचाना है तो लॉजिस्टिक तो चाहिए, वो तो छोड़ो दो। इट ऑफर द हाईली ऑपरेशनल कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेलर टू द ऑनर्स गुड्स। बिल्कुल, ये एक आपको हाईली ऑपरेशनल कंट्रोल दे देता है। ऐसा नहीं है मैंने गुड्स फटाफट बनाया तो फटाफट मुझे निकालने, चाहे लो कॉस्ट में निकालने पड़े, नहीं। मेरे को जो गुड्स है अपने प्रॉफिट मार्जिन पे ही निकालने हैं। अभी नहीं निकले, 2 दिन बाद निकल जाएंगे, 15 दिन बाद निकल जाएंगे, महीने भर बाद निकल जाएंगे, लेकिन मेरे पास उसको रखने की जगह है। तो मैं अपने ऑपरेशनल कंट्रोल में उन गुड्स को ऑफर कर पाऊंगा, किसको? कस्टमर को। अकॉर्डिंगली मैं लॉस पे उन्हें नहीं बेच रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। तो इट ऑफर द हाई ऑपरेशनल कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबल टेलर टू द ऑनर्स गुड्स। अगला क्या दे रखा है? इट अलाउ द मेंबर टू द जनरल पब्लिक टू स्टोर। नो, जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं करता इसमें। इट एग्जाम द कंपनी टू पेइंग। नो। तो प्राइवेट वेयर हाउसिंग मोस्ट कॉमनली ओन्ड एंड लीज्ड बाय। कौन ओन्ड या लीज करता है? जिसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा हो, राइट। तो स्मॉल स्मॉल वाला तो इसमें भारी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारी होगी। रिटेल चेन स्टोर हो गया, लार्ज मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज हैंडलिंग देयर ओन स्टॉक। अपने खुद के स्टॉक को ओन करने के लिए प्राइवेट वेयर हाउस मैं ओपन कर रहा हूं। और जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको पता है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस आप बिल्टअप अच्छा कर रहे हो, सारी चीजें अच्छी हो रही है, तो उसमें हम अपना जो है यहाँ पे प्राइवेट वेयर हाउस ओन कर लेते हैं, अगर हमें फाइनेंशियल की कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट के बाद अगला क्या आता है? इसका अपोजिट पब्लिक वेयर हाउस, राइट। अब ये जो पब्लिक वेयर हाउस का टाइप है, दूसरा टाइप है ये, इसकी परमिशन किससे मिलती है? इसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और ये ओपन टू ऑल होता है। मतलब ओपन टू ऑल का मतलब क्या हुआ? यहां पे कोई भी अपना सामान जो है या अपना जो प्रोडक्ट है वो रख सकता है, ठीक है। अब कोई स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरर है मान लो, ठीक है। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई मेरे को वेयर हाउस क्रिएट करना, तो ये जो पब्लिक वेयर हाउस है यहाँ पे वो कुछ चार्जेस होती है, कुछ फी होती है, वो फी पे करके अपना जो स्टॉक है यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया है, तो प्राइवेटली ओपन कर लो, अगर आपको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तो आप प्राइवेटली ओपन कर लो। दूसरा तरीका हो गया पब्लिक वेयर हाउस ओपन होते हैं, इसके लाइसेंस ऑलरेडी मिल जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ही इशू करती है लाइसेंस। ये ओपन टू ऑल होता है, कोई भी रख सकता है, इसके जो भी चार्जेस रहेंगे वो चार्जेस आप पे करके अपना जो गुड्स है वहां पे रख सकते हो इजीली, ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन देखो इसके कि पब्लिक वेयर हाउसिंग के क्या कहता है। वाई डू स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर फाइंड पब्लिक वेयर हाउस हाईली कन्वीनियंट? क्योंकि भाई मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा, इससे अच्छा मैं वो सर्विस लेके अपने गुड्स ही तो स्टोर करने हैं, मैं कर लेता हूँ उसमें स्टोर, राइट। तो वेयर दे कैन स्टोर देयर गुड्स विदाउट पेइंग द रेंट? नो। पब्लिक वेयर हाउस अलाउ टू बाईपास ऑल इंटरनेशनल ट्रेड? नो। इट कैन एक्सेस द वैल्यू एडेड सर्विसेज विदाउट ओनिंग एक्सपेंसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपेंस करने मतलब मेरे को जरूरी नहीं है कि अगर मेरे को वेयर हाउस की फैसिलिटी चाहिए तो मुझे ओन ही करना पड़ेगा, मैं पब्लिक वेयर हाउस को यूज कर लूंगा। और यूज करके जो भी वैल्यू एडेड सर्विसेज करनी है वो बताऊंगा अभी, वैल्यू एडेड सर्विस क्या होती है। जो भी वैल्यू एडेड सर्विस करनी है, नॉर्मल रखने हैं गुड्स उसके बाद निकालने हैं, तो वो मैं यहाँ पे प्रोसीड कर लूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो। व्हाट लीगल रोल डज अ पब्लिक वेयर हाउस ओनर प्ले करता है? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं चार्ज पे करके अपने गुड्स रख रहा हूं, तो उसके ऑनर, जो पब्लिक वेयर हाउस का ऑनर है, जिसने वो लाइसेंस गवर्नमेंट से लिया, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती होगी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भैया मेरे गुड्स जो है वो सेफ रहे वहां पे, ये टेक केयर वो करेगा, ठीक है। तो द ऑनर स्टैंड एज एन एजेंट ऑफ द गुड्स ओनर, मेक टेक अप्रोप्रिएट केयर ऑफ देम। बिल्कुल केयर करेगा, जब तक उसके वेयर हाउस में पड़े उसकी केयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऑनर स्टैंड एज अ एजेंट ऑफ ऑनर्स गुड्स। गुड्स का जो भी ऑनर रहेगा उसकी टेक केयर करना वेयर हाउस के ऑनर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके बदले उसे क्या मिला है? उसके बदले उसे एक फीस मिली है। तो दो तरह के वेयर हाउस अभी पढ़े हमने, एक तो प्राइवेट खुद ऑन कर रहे हो, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता। दूसरा पब्लिक है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लो, आप पब्लिक करो। पब्लिक ओपन टू ऑल होता है, किसी से भी मतलब चार्जेस अकॉर्डिंगली आप इसको लेते हो, चार्जेस जो भी आपके बनते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी डिसाइड होता है एग्रीमेंट में अकॉर्डिंगली। अब एक आता है बॉन्डेड वेयर हाउस। अब ये ध्यान से सुन लेना, ये थर्ड तरह का वेयर हाउस है। ये कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने इंपोर्ट करा, ठीक है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, ठीक है। अब जब आप इंपोर्ट करते हो तो इसमें लगती है कस्टम ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट टैक्सेस लगते हैं आपके, ये सारे ड्यूटी लगते हैं। तो ये गुड्स आप पोर्ट से, जब ये पोर्ट पे आ गए हैं, ये तभी आप ले जा सकते हो जब ये ड्यूटी को आप पे कर दो। अगर एट द सेम टाइम आपने ड्यूटी पे कर दी तो आप वहीं से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ड्यूटी पे अभी नहीं करी है, लग्जरी गाड़ियों के केस में क्या होता है?
जब आप लग्जरी गाड़ियां मंगवाते हो तो जितनी उनकी कॉस्ट होती है उससे दुगनी और तिगनी और चौगनी उनकी जो फीस होती है। तो कई बार पर्सन जो है नहीं पे करते, तो उस टाइम क्या होता है, उसको उस टाइम बीइंग तक जब तक वो नहीं आ रहा उसको लेने, जो बॉन्डेड वेयर हाउस है उसमें रख लिया जाता है, ठीक है, सेफली रखे जाते हैं उसमें पर्टिकुलरली। अब इसमें बॉन्डेड वेयर हाउस में जब तक ये पड़े हैं ये सेफली पड़े हैं। अब यहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलरली, जो भी इंपोर्टर है जिसने भी इंपोर्ट किया है वो यहाँ पे आएगा, अपना चेक करेगा जो भी गुड्स है जो भी आया है बाहर से, ठीक है, माल चेक करेगा, अगर उसके क्वालिटी चेक ठीक लगता है वो अपनी फी पे करके अपना वहां से माल निकाल लेता है, खत्म बात, ठीक है। तो बॉन्डेड वेयर हाउस का काम क्या है, बॉन्डेड वेयर हाउस एक ही काम करता है आपका, सिंपल सी बात है कि मैंने कोई इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि भैया ये गुड्स मेरे ठीक है, अप टू द मार्क है, तो मैं ड्यूटी पे करूंगा, जो भी कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी बनती है, और अकॉर्डिंगली अपने गुड्स जो है वहां से ले लूंगा। दूसरा केस क्या होता है, सेकंड केस ये होता है कि मान लो आपने इंटरपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें मैं एक कंट्री से माल मंगवा रहा हूँ, यूएसए से मंगवा रहा हूँ, ठीक है, और ये यूरोप को ट्रांसफर कर रहा हूँ कुछ वैल्यू एडेड करके। तो यहाँ पे भी ये मेरा काम करेगा। तो यहाँ पे इस बॉन्डेड वेयर हाउस में मैंने क्या करा, मैंने अपनी जो भी वैल्यू एडेड सर्विस करनी थी, कुछ पैकेजिंग में चेंज करना था, कुछ इसको रिफिल करना था, वट एवर इट इज, और सीधा एक्सपोर्ट कर दिए। तो इस केस में आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं होती। कुछ नॉमिनल चार्जेस होता है, वो नॉमिनल आप चार्जेस पे करते हो, ठीक है, बट पूरी ड्यूटी पे नहीं करनी होती, क्योंकि ये पर्पस क्या था आपका, इसका बॉन्डेड वेयर हाउस में रखने का पर्पस ये था कि भैया मैं इसको क्यों छुड़वाऊं ड्यूटी ले जाके, अपना पैसा क्यों बचवाऊं, जब ये जाना ही होना ही एक्सपोर्ट है 2 दिन बाद, राइट। तो बॉन्डेड वेयर हाउस उसके लिए भी काम करता है। ये भी आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है, और इसलिए गवर्नमेंट की जो अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे कंट्रोल करती है, वो इसे टेक केयर करती है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, बॉन्डेड वेयरहाउस जब हम बात करते हैं इज अ यूनिक डिजाइन टू स्टोर विच टाइप ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली जो बाहर से आ रहे हैं जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी पे होनी है और आप अभी पे नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। नेशनल हार्वेस्ट सीजनल जो भी अपना वीट एंड वो इंपोर्टेड आइटम अवेटिंग फॉर द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट, वो यहाँ पे आप रखते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ो। हाउ डज द बॉन्डेड वेयरहाउस फैसिलिटेट द इट, अभी मैंने इंटरपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, री एक्सपोर्ट वाला, तो क्या करेगा, यहाँ पे आपने मंगाया गुड्स, इट अलाउ द इंपोर्टर टू सेल लोकली, नहीं लोकली है तो इंटरपोर्ट का मतलब ही क्या है, री एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि भैया आप यहाँ पे लोकली कोई मतलब नहीं, आपको एक कंट्री से मंगवाया दूसरी कंट्री में भेज रहे हो कुछ वैल्यू एडेड करके, दे गारंटी द गवर्नमेंट वी प्ले नहीं, दे कन्वर्ट द ऑल द फिजिकल नो, इनेबल द इंपोर्टर गुड्स मॉडिफाई करना या एक्सपोर्ट आउट टू द कंट्री विदाउट कस्टम ड्यूटी बीइंग चार्ज, मतलब कस्टम ड्यूटी चार्ज किए बिना ही ये आगे उसे ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए तो देखो, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्सटर्नल करेंसी जितनी कंट्री में आएगी उतना जो है हमारी जो करेंसी है ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनती है। तो गवर्नमेंट इसलिए इसमें कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करती, और चार्ज करने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये आए ही गुड्स किस लिए है, री एक्सपोर्ट होने के लिए, आर यू गेटिंग। तो थर्ड पार्ट अपना बॉन्डेड हो गया। चौथा, गवर्नमेंट वेयर हाउस होते हैं कुछ आपके, राइट। अब ये जो गवर्नमेंट वेयर हाउस होते हैं ना, ये नॉर्मली ओन्ड करे जाते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओन करिए, और ये चलाए जाते हैं जो पीएसयूज है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट पीएस है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक हो गया आपका, ठीक है, एक आपका सीडब्ल्यूसी का एक कॉन्सेप्ट आता है उसमें, वो हो गया। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको चलाती है, इसको रन करती है, ये पूरे गवर्नमेंट वेयर हाउस है, ठीक है। इसकी फैसिलिटी आप ले सकते हो, इफ यू वांट टू टेक द फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट वेयर हाउस, बिल्कुल आप ले सकते हो। बस ये याद रखना ये ओन्ड होते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, चाहे वो स्टेट कर रही हो चाहे आपका अपना मान लो सेंट्रल कर रही है। और पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको फंक्शनलाइज करती है, वो इसका जो भी फंक्शन है वो देखती है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या रहेगा, ये गवर्नमेंट है तो थोड़े सेफ रहते हैं, ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की कैटेगरी में जो भी चीज आ गई वो सेफ होगी। वेयर हाउस की एक कैटेगरी है बेसिकली ये, ठीक है, इफ यू वांट टू कीप हियर यू कैन कीप इट। अब देखो इसमें क्या बोलता है, द एंटिटी क्लासिक एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड वेयर हाउसिंग ऑपरेटेड इन इंडिया, सबसे पहले एग्जांपल दे दिया इसने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट वेयर हाउस प्राइमरी मैनेज करता है पीएसयू, जैसे मैंने आपको बताया। तो इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी नो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट वो इसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि आपका जो वेयर हाउसिंग का चौथा पार्ट है, जिसमें गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग में भी आप फैसिलिटी इसकी ले सकते हो। लास्ट इसका वेयर हाउसिंग बच गया आपका, जो कि रहता है कोऑपरेटिव वेयर हाउसिंग। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी ना अपना सब कुछ खुद बना रही है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर के लिए काम करती है, ठीक है। मेंबर से ही उसे जो पर्टिकुलर मेंबरशिप फी आ रही है वो मेंबर से ही आ रही है, तो मेंबर्स के लिए वो काम करेगी। इसका नॉर्मली मैंने आपको बताया था ये मेनली रूरल एरिया में ज्यादा होता है, ठीक है। फार्मर की एसोसिएशन है, मान लो ये इनका मिल्क कहीं सप्लाई होता है, तो इन्होंने एक स्टोरेज बना लिया इसके लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर टेम्परेचर मेंटेन कंडीशन में ये चीज रहे। तो यहाँ पे मिल्क हो गया, बटर हो गया, कोई भी पेरिशेबल चीज होगी, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे रख ली, अपने मेंबर को ये फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आगे सब्जियां होगी आपकी, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, वट एवर इट इज।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी वेयर हाउस होगा ये ओनली अपने मेंबर्स को सर्विसेज देगा, किसी भी बाहर वाले पर्सन को ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है, ओनली डेडिकेटेड रहता है किसके लिए, मेंबर्स के लिए। कोऑपरेटिव की कोई भी चीज हो, चाहे वो बैंक बना रहे हैं अपना, चाहे वेयर हाउस बना रहे हैं, वट एवर इट इज, ये अपने मेंबर्स के लिए ही बनाते हैं, ये बहुत लॉयल होते हैं टुवर्ड्स देयर मेंबर, राइट। तो कोऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग आर कंस्ट्रक्टिंग प्राइमरली टू सर्व whom, टू द मेंबर। तो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, नो। मिलिट्री लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, नो। द मेंबर ऑफ द स्पेसिफिक मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके जो भी मेंबर्स है उसके लिए, जहां मेंबर्स आ जाए वहां आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, दिमाग के चक्षु खुल जाने चाहिए, ठीक है। हु टिपिकली फाइनेंस एंड मैनेज द कोऑपरेटिव, उसके मेंबर ही फाइनेंस करते हैं, वो ही अपनी मेंबरशिप फी वगैरह देते रहते हैं, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे वगैरह जो भी चलता है इनका। है हाई नेटवर्थ का फर्म, सेंट्रल बैंक कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअल प्राइवेट कस्टमर क्लियरिंग, नो। एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर कलेक्टिव वेलफेयर। तो ये कौन दे रहा है आपको, इसको जो फाइनेंस कर रहा है कौन कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, हाई नेटवर्थ क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। जो सेंट्रल बैंक है वो भी नहीं करेगी। इंडिविजुअल प्राइवेट कस्टम क्लियरिंग एजेंट वो भी नहीं करते। एग्रीकल्चर या मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो यहाँ पे अपना कलेक्टिव वेलफेयर के लिए अपना इशू करती है। तो 5 तरह के आपने वेयर हाउसिंग देखे, अब मुझे वेयर हाउस पता चल गया वेयर हाउसिंग क्या होती है, मेरे को टाइप पता चल गया वेयर हाउसिंग के टाइप्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा इसका जो है फंक्शन देख लेते हैं, किस हिसाब से फंक्शन करता है, क्या क्या फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो इसके फंक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या फंक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है वेयर हाउस, उसकी बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या था, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ, मान लो, ध्यान सुनना, मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, इंडिया में। मेरे प्लांट है, प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी, ठीक है, 3 प्लांट है मेरे। अब इन 3 प्लांट में से मान लो मैं चॉकलेट बना दो फॉर एग्जांपल, यहां मेरा मिल्क मिल्क बन रहा है, यहां मेरी कोकी हो रही है, यहां मेरा शुगर जो है वो इनटेक हो रहा है। अब ये तीनों प्लांट मेरे अलग अलग है, राइट। अब एक वेयर हाउस है यहाँ पे मेरा माल प्लांट 1 से, प्लांट 2 से, प्लांट 3 से आ रहा है। तो अब कस्टमर को जो जाना है अलग अलग तो जाएगा नहीं, ये कंसोलिडेटेड वे में जाएगा बन के चॉकलेट, राइट। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेट है इस वेयर हाउसिंग के अंदर वो प्रोसेसिंग कंसोलिडेट हो रहा है, फिर ये एक कस्टमर को अकॉर्डिंगली सर्व हो रहा है, ये कस्टमर को जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये वेयर हाउस में अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग जगह से मेरे पास आया सामान, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ वेयर हाउस में, और ये आगे सिंगल कस्टमर को अकॉर्डिंगली चला गया, तो दैट इज कॉल्ड द कंसोलिडेशन। तो पहली सर्विस ये मेरे को ये देता है कि भाई अगर मैं अलग अलग फॉर्म में इसको भेज रहा हूं तो उसको कंसोलिडेट करके अकॉर्डिंगली ये आगे कस्टमर को सेंड करता है। इसका ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, मान लो मेरे 3 प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। अब यहां पे मेरी जो है मिल्क चॉकलेट आ रही है, यहां पे मेरी जो है प्योर डार्क चॉकलेट आ रही है, यहां पे मेरी पर्टिकुलर जो है मान लो मिक्स्ड जो आती है मिक्स फ्रूट चॉकलेट आ रही है, राइट। अब इन तीनों का मेरे को एक बॉक्स बनाना है जिसमें ये तीनों अवेलेबल हो। अब यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो तीनों का क्या करा इसने, बॉक्स बना दिया पर्टिकुलरली, तीनों जिसमें अवेलेबल होगी, फिर ये कस्टमर एंड यूजर को दे रहा है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन इसका क्या हो गया, कंसोलिडेशन का। तो अब कर क्या रहे हैं कंसोलिडेशन में, अलग अलग जगह से जो भी सामान आया उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली कस्टमर को दे रहे हैं। तो पहला फंक्शन इसका क्या हो गया, कंसोलिडेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन फंक्शन इन द वेयर हाउस, क्या होता है वहां पे। तो ये कह रहा कि लार्ज वेयर हाउस लॉट ब्रोकन इनटू टाइनी, टाइनी में ब्रोकर गया, तो कंसोलिडेशन कैसे हुआ, ठीक है। मेटेरियल फ्रॉम द डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट कंबाइंड इन अ सिंगल शिपमेंट फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए एक सिंगल शिपमेंट में बना दी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अकॉर्डिंगली, ठीक है। कंसोलिडेशन हेल्प करता है बिजनेस को प्राइमरली बाय व्हाट, splitting the single product into 100, no. Eliminate the customer involvement, no. Forcing the buyer to pay the custom duty, no. Maximizing transport efficiency and reducing the shipping trip to the customer, जो भी ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज करना, ठीक है, और रिड्यूस करना, जो भी शिपिंग ट्रिप में कस्टमर को जाना है अलग अलग फॉर्म में उसको रिड्यूस करता है। तो स्प्लिटिंग वाला नहीं है। एलिमिनेट कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग पैकेजिंग, ये भी कोई कंसोलिडेशन का फॉर्म नहीं है। फोर्स करेगा बायर को टू पे, नहीं। मैक्सिमाइज करेगा ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करेगा शिपिंग ट्रिप ऑफ अ कस्टमर, ठीक है। जो भी शिपिंग ट्रिप ऑफ कस्टमर है उसको क्या करेगा, अपना अकॉर्डिंगली कम कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आगे बढ़ो। हाँ जी, आगे बढ़ो, आप अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ आओ। कंसोलिडेशन समझ में आया, एक इसका प्रोसेस होता है कंसोलिडेशन का, ठीक है, वो हमें समझ आ गया भाई कंसोलिडेशन क्या होता है, ठीक है। एक फंक्शन में पहला फंक्शन हमने देख लिया कंसोलिडेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंक्शन होता है ब्रेक द बल्क, ठीक है। तो सेम जो आपने कंसोलिडेशन में देखा था उसका ठीक उल्टा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहां पे मान लो इसने मेरे को टर्न्स में भेज दिया, मान लो 10 टर्न्स में इसने मेरे को जो कंटेंट है वो भेज दिया, मेरे को इसको 10-10 किलो का पैकेट बना के कस्टमर को भेजना है अलग अलग, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं पीछे क्या कर रहा था, पीछे मेरे को कंसोलिडेटेड
करना था, राइट, मतलब अलग अलग आ रहा था, कंसोलिडेट करना था। अब मेरे को ऑलरेडी बल्क में आ गया, अब इसको तोड़ना है, मतलब अलग अलग जो भी रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसमें तोड़ के एंड देन कस्टमर को सेपरेट 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 उसको शेयर करना है। तो ब्रेक द बल्क का भी ये फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है जी। तो पहला था कंसोलिडेशन, उसका ठीक उल्टा हो गया आपका ब्रेक द बल्क, ठीक है जी। एक दो क्वेश्चन देखो इसमें, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे डेवलप होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेक द बल्क फंक्शन में। तो व्हेन द वेयर हाउस परफॉर्म अ ब्रेक द बल्क फंक्शन, इट इज, क्या करता है ये, मर्ज करता है स्मॉल को, नो। रिफ्यूज करता है एक्सेप्टिंग द गुड्स अंटिल द क्लाइंट पे, नो। डिवाइड करेगा मैसिव बल्क शिपमेंट को फ्रॉम अ फैक्ट्री इनटू अ स्मॉलर क्वांटिटी फॉर डिलीवरी, ताकि उसे डिलीवरी कर पाए पर्टिकुलरली, राइट। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है, आगे बढ़ो। विच सिनेरियो इज द बेस्ट रिप्रेजेंट द बल्क फंक्शन, ब्रेक बल्क फंक्शन कौन सा रहेगा? एनजीओ कुकिंग फूड इन कम्युनिटी किचन फॉर अ विलेज, या लॉजिस्टिक हब रिसीव कर रहा है 10 टन ट्रक लूज डिटर्जेंट, इसको पैकेज करना है 10-10 किलो में टू द लोकल शॉप। तो ये आपका सिनेरियो आ गया किसमें, ये पर्टिकुलर सिनेरियो आ गया जिसमें आप ब्रेक द बल्क कर रहे हो, ठीक है। बल्क ब्रेकिंग फंक्शन जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो दो फंक्शन है, पहला कंसोलिडेशन, दूसरा ठीक उसका उल्टा बल्क द, जो भी बल्क जो आ रहा है आपको उसको ब्रेक कर रहे हो, राइट। तो दो फैसिलिटी आ गई, तीसरी होती है स्टॉक पेलिंग की। स्टॉक पेलिंग मतलब क्या हो गया, अब यहां पे पर्टिकुलरली ऐसा देखो, नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो स्टॉक है, ठीक है, कई कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो सीजनल स्टॉक होते हैं, ठीक है। अब इनको स्टोर करके रखना, क्योंकि ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट मैन्युफैक्चर करते हो, राइट। तो चॉकलेट मैन्युफैक्चर, चॉकलेट तो लोगों को हमेशा चाहिए, लेकिन जो इसमें एक फ्लेवर डलता है कोकाई का, राइट, उसका एक ड्यूरेशन होती है, वो सीजनल है, राइट, वो हर टाइम तो होता नहीं है, सीजनल है। तो उसको स्टोर करके आपको अकॉर्डिंगली रखना होता है, राइट, ताकि कल को जैसे डिमांड आ रही है उसको स्टेबल आप कर सको। तो स्टॉक पेलिंग में आप सिंपल ये करते हो कि भाई डिमांड जो भी आ रही है विदाउट एनी कॉस्ट इंक्रीज, मैं उसको प्रोड्यूस करवा पाऊं उस टाइम पे जिस टाइम पे वो रिक्वायर्ड है। तो उसमें हम स्टॉक पेलिंग में भी हमारी वैसे वेयर हाउसिंग का मेन जो मकसद है वो यही होता है, स्टॉक पेलिंग का, राइट। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन देखो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्या हो रही है। अब इसमें क्या होता है, वाई स्टॉक पिलिंग फंक्शन इज एसेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली सीजनल बेसिस पे फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं, उनको स्टोर करके रखना, जब भी डिमांड आ रही है अकॉर्डिंगली देना, वो सारी चीजें। इट अलाउ द क्रॉप टू हार्वेस्ट अ स्पेसिफिक सीजन टू स्टोर एंड रिलीज स्टेडली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर उसकी डिमांड रहती है। अब ऐसा तो है नहीं मैं ला रहा हूं और फटाफट उसको सेल कर दूंगा, नहीं, थ्रू आउट द ईयर चाहिए, तो मेरे को वेयर हाउस में अपना जो है स्टोर करके रखूंगा कंट्रोल्ड कंडीशन में, देन अकॉर्डिंगली धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड आ रही है थ्रू आउट द ईयर वैसे वैसे उसको देता जाऊंगा। Stock billing is primarily concerned with managing what? Continuous digital fund transfer? No. Third party liability insurance? No. Direct satellite signal? No. Seasonal storage of raw material that is not needed immediately. अगर इमीडिएटली नीडेड हो तो स्टोर करने की जरूरत ही क्या है, स्टोर करने की जरूरत ही तो इसलिए पड़ रही है कि भैया ये जो पर्टिकुलर अगर हम बात करें ये हमें चाहिए थ्रू आउट द सीजन, लेकिन इसका थ्रू आउट द ईयर, लेकिन इसका सीजन जो है पर्टिकुलर इसमें आता है। जैसे मैं हमने यहाँ पे चॉकलेट का एग्जांपल है, वैसे ही आप फ्रूट्स का एग्जांपल ले सकते हो, वैसे आप वेजिटेबल का एग्जांपल ले सकते हो, और जो अदर क्रॉप्स है उसका एग्जांपल आप ले सकते हो। चौथा होता है वैल्यू एडेड सर्विसेज। अब वेयर हाउस खाली वेयर हाउस नहीं रह गया, राइट, ये ना कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है आपको, ठीक है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या हो गया, आप मान लो खुला दे रहे हो, ये पैकेजिंग की सर्विसेज दे रहा है, या आप पैक दे रहे हो बिग वाले में, अब इसको स्मॉल स्मॉल में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट की फैसिलिटी दे देगा। ऑब्वियसली उसके चार्जेस जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगे वैसे उसके चार्जेस जो है अलग ले गए, राइट। जो भी वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहा है उसके चार्जेस अलग देगा, बट ये फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। तो कल को आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी मैं यहां से पैक्ड करके नहीं भेज रहा, मैं नॉर्मल भेज देता हूं, वहां पे मैं जो वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू है पैक्ड की सर्विसेज ले लूंगा, या अगर बड़े पैक में ले रहा हूं तो छोटे पैक में सर्विसेज मैं वहां पे अकॉर्डिंगली ले सकता हूं। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ये आपको देता है, प्रोवाइड कर देता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, क्या कहता है वैल्यू एडेड सर्विसेज इनसाइड अ वेयर हाउस, क्या होता है, क्लासिफाई द वैल्यू एडेड सर्विसेज इनसाइड द वेयर हाउस। तो फाइनेंसिंग अ न्यू कॉर्पोरेट व्हीकल, नो। प्रोड्यूसिंग ब्रांडिंग, कस्टम पैकेजिंग या लेबलिंग, ये सब पैकेजिंग लेबलिंग का काम वहां पे वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपका आ जाएगा, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है, आगे बढ़ो। वाई वुड अ प्रोस्पेक्ट बायर विजिट करेगा वेयर हाउस टू यूटिलाइज द वैल्यू एडेड सर्विस फीचर, क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, उसके बाद इतनी जगह नहीं है उसको रखने की, कैरिंग कॉस्ट वो उतनी नहीं कर सकता, सीधा वो क्या करेगा, इसको वैल्यू एडेड सर्विस ले लेगा वेयर हाउस की, उसको दे देगा। टू इंस्पेक्ट द गुड्स एंड वॉश देम, गेट रिपैक्ड एंड सॉर्टेड इन अ स्मॉलर लॉट, ठीक है। इंस्पेक्ट करना गुड्स को, ये सारी चीजें वो वहां पे वेयर हाउस में अकॉर्डिंगली कर सकता है थ्रू अ वैल्यू एडेड सर्विसेज, राइट। आगे बढ़ो क्या कहता है। तो ये हमने सर्विस देखी, इसकी वैल्यू एडेड सर्विस भी ये आपको प्रोवाइड करा देता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के अलावा, राइट। जो चार सर्विसेज अभी तक हमने देख ली वेयर हाउसिंग की, कि वेयर हाउसिंग हमें फोर्थ सर्विसेज इस तरह की दे देता है। छठी होती है प्राइस स्टेबलाइजर।
प्राइस स्टेबलाइजेशन मतलब क्या हुआ? प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब, मान लो मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता हूँ कोई, ठीक है। अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट की रेगुलेशन में आ, कोई पर्टिकुलर शुगर का प्राइस है वो स्पाइक हो गया, ठीक है। मान लो मैं चॉकलेट बना रहा हूँ और शुगर का प्राइस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब देखो, मैं अगर एकदम से ही अपना जो चॉकलेट का प्राइस है वो बढ़ा दूंगा, राइट, तो हो सकता है कस्टमर इधर उधर हो जाए, राइट। तो मैं इस प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करूंगा, यहां पे जो मैंने ऑलरेडी वेयर हाउस में स्टोर करके चीजें रखी हुई है या ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको धीरे धीरे निकालूंगा, राइट। उसको धीरे धीरे क्या करूंगा, निकालूंगा, ताकि मेरा जो प्राइस है वो स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि मैंने प्राइस एकदम से स्पाइक कर दिया, राइट, उससे मेरा कस्टमर बेस क्या होगा, पूरा हिल जाएगा। और प्राइस स्टेबिलिटी एक चीज में और देखोगे, आप जो भी गुड्स निकाल रहे हो ना वो डिमांड्स के हिसाब से निकाल रहे हो, ठीक है। जब डिमांड ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली आप ज्यादा निकाल रहे हो, जब डिमांड कम है तो अकॉर्डिंगली आप कम निकाल रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो यहाँ पे बहुत मेंटेन करता है वेयर हाउसिंग में, राइट। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देता है, वो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे किस तरीके से अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हो या निकाल रहे हो, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप यूज कर रहे हो, तो बट ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे वेयर हाउसिंग में मिल जाती है। तो वेयर हाउस परफॉर्म द प्राइस स्टेबिलिटी बाय व्हाट? by allowing the government to basically fix the price rate by law, no. Forcing the customer to purchase identical, no. Adjust the market supply of goods in response of the current जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सप्लाई है उसको एडजस्ट करता है, सिंपल, ठीक है ये। वेन अ मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, बहुत कम हो गया मार्केट डिमांड, तो सप्लाई क्या मैं करता रहूंगा क्या? नहीं करूंगा, सप्लाई भी रोक दूंगा। हाउ डू द वेयर हाउस हेल्प टू स्टेबलाइज द प्राइस? बाय डंपिंग द सरप्लस, नो। बाय कीपिंग द एक्सेस गुड्स ऑफ मार्केट अंटिल द डिमांड रिकवर, जब तक रिकवर नहीं होती तो वो गुड्स मेरा कहां पड़ा रहेगा? वेयर हाउस में ही पड़ा रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो इस तरीके से प्राइस स्टेबलाइजेशन का भी ये मेरे को एक फंक्शन प्रोवाइड कर देता है जब मैं वेयर हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे अगली अगली बात क्या कहते हैं? छठी बात बता रहा है भाई फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, ये तो बता दो, कहाँ वेयर हाउसिंग की बात कर रहे थे, कहाँ फाइनेंसिंग पे पहुंच गए? देखो, अब वेयर हाउस में ना मैं अपना कुछ गुड्स रखता हूँ, ठीक है। मैं अपने जो गुड्स है वो रख रहा हूँ। इस गुड्स को जब ये निकलेगा बाहर को जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ पैसा मिलेगा, कुछ फाइनेंसिस मिलेगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे अपना 10 लाख रुपए का गुड्स रखा हुआ है, ठीक है। 10 लाख रुपए का गुड्स रखा हुआ है। अब मैं एज अ बिजनेस ओनर, मेरे को रिक्वायरमेंट है फंड की, ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायर्ड है और अभी मेरे पास कैश नहीं है, अभी मेरे पास वो फंड नहीं है रिलीज करने के लिए। तो वेयर हाउस मेरे को फाइनेंसिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। इसके इसके पास कोलेटरल क्या है इसको प्रोवाइड करने के लिए? मेरे गुड्स पड़े हुए हैं ना इसके पास, ठीक है। 10 लाख रुपए के गुड्स पड़े हुए, अकॉर्डिंगली मेरे को जितना भी मेरे को रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली, मतलब उससे ज्यादा नहीं, जितने गुड्स पड़े हुए, जितना गुड्स पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो है फैसिलिटी क्रेडिट की दे सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक फाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देता है बेस्ड ऑन कोलेटरल। किसको रख रहा है? कोलेटरल जो गुड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनको कोलेटरल की एज अ सिक्योरिटी में रख लेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली अपना जो है वहां पे कंसीडर कर लेगा, ठीक है। और फाइनेंसिंग में एक ये भी पार्ट हो गया कि किसी कस्टमर को, कोई बायर है, कोई नॉन बायर है, उसको अगर क्रेडिट में देना है, ठीक है, तो क्रेडिट में अकॉर्डिंगली ये दे सकता है। तो जितना क्रेडिट में दिया है बायर को उतना वो इसको फाइनेंस कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हाउ डज द वेयरहाउसिंग एग्जीक्यूट द फाइनेंसिंग फंक्शन? By helping the business owner sell their company stock in an open exchange, no. Underwriting the long term insurance, no. Paying the local tax, no. Advancing money to the owner on security of the goods stored. गुड्स स्टोर जो करे उसको एज अ कोलेटरल रख लिया, उसके बेसिस पे कुछ उसको शॉर्ट टर्म जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे दिया, ठीक है। ये विन विन सिचुएशन है उसके लिए भी। जो ऑनर है, बिजनेस ऑनर है, वो गुड्स के बेसिस पे तब तक के लिए उसको कुछ फंड मिल गया, राइट। अंडर द फाइनेंसिंग फंक्शन क्रेडिट में भी एक्सटेंड टू व्हाट? कॉम्पिटिटर ट्राइंग टू टेक ओवर द मार्केट, नो। कस्टमर परचेजिंग गुड फ्रॉम द वेयर हाउस ऑन क्रेडिट, जो भी क्रेडिट टर्म में कस्टमर जितने का गुड्स, कस्टमर ने मान लो लाख रुपए का गुड्स दे दिया, तो अकॉर्डिंगली आप जो है लाख रुपए उसको शॉर्ट टर्म की फॉर्म में दे सकते हो, जैसा हमने बताया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ चर्चाएं हमने करी है। तो यहाँ पे हमने वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट देखा, इसको हटाई दो मैं। तो यहाँ पे हमने वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट देखा, हमने अभी तक ये अंडरस्टैंडिंग ले लिया आपकी 11th में बिजनेस सर्विसेज ओवर होता है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी बेसिक बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल वगैरह है, वो आप खुद गो थ्रू करोगे तो वो हो जाएगा, उसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था वेयर हाउसिंग का। बिजनेस सर्विसेज यहाँ पे ओवर होता है आपका, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड इसमें केस स्टडी लगाओ, ठीक है। वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझो, कितने तरह के वेयर हाउसिंग होते हैं, क्या फंक्शन है इसके, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गई है कि क्या फंक्शन होते हैं, क्या चीजें होती है, राइट। नाउ जस्ट गो थ्रू इट, केस स्टडी लगाओ, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है तो कमेंट करो, हाँ, ठीक है। उसके बाद आप मेल भी कर सकते हो, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट, राइट। एंड या जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो है चलती रहेंगी लाइफ में, ठीक है। एंड मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक इसमें अब हम अकाउंट्स का कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए बिजनेस करते हुए इसमें 11th में। तो अब अकाउंट्स का कुछ स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जो भी आपका रिमेनिंग टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
चलो देन टेक केयर एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। जस्ट टेक केयर, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।